हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो आज मैं आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात दूसरी, इस टॉपिक में आप डायग्राम बना ले बस ओनली। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हूँ डायग्राम यहाँ से नोट करना। बाकी जो इसका जो थ्योरी है, इसकी जो वर्किंग है वो बोर्ड पे नहीं लिखी जाएगी। मैं आपको एज ए असाइनमेंट आपको भेज दूंगा, फोटो उसके आपके पास भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ ओनली बस उसका जो डायग्राम नोट करना अच्छे से। ओके, ठीक है। देखो बेटा, तो क्या टॉपिक, साइक्लोट्रॉन। तो पहले तो बात ये है कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। ठीक है, क्या इसके यूजेस है, क्यों इसके बारे में पढ़ते हैं, किसने इन्वेंट किया इसको। तो भाई साइक्लोट्रॉन क्या है, इट इज ए डिवाइस which is used to accelerate the heavy and the positive charge particle। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, it is a device which is used to accelerate the heavy and पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। वैसे हेवी ही होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं हेवी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैसे भी लाइट होता है। बात आ गई एक्सेलरेट की। एक्सेलरेट का मतलब जानते हैं सभी आप। एक्सेलरेट मींस उसको हाई स्पीड गेन करना, यानी उसको स्पीड ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करना है कि हाँ वो ज्यादा स्पीड से मूव करे, मींस ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करे। ठीक है, और उस काइनेटिक एनर्जी का गेन यानी कि जो गेन करेगा उसका यूज कहाँ होगा, हम क्यों उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करवा रहे हैं, उसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या है। तो डिवाइस है जो एक्सेलरेट करेगा हैवी चार्ज पार्टिकल्स को, लाइक कौन से, प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम जो होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स एंड एटसेट्रा। इस तरह के पार्टिकल को ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये भी रीजन लास्ट में बताएंगे। इसके लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन पर नहीं करता है, वो लिमिटेशन जब पहले पढ़ लोगे फिर अपना पता चल जाएगा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटॉन्स को, ड्यूट्रॉन्स को, अल्फा पार्टिकल्स को ये क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है। एंड इट इज इन्वेंटेड बाय, किससे बेटा, किसने इन्वेंट किया इसको, इट वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको क्या किया था, इसको डिवाइस को इन्वेंट किया है, साइक्लोट्रॉन को। ठीक है बेटा, ये हो सकता है, जरूर नहीं पेपर में कई बार ऐसा हो भी चुका है, साइक्लोट्रॉन लिखा नहीं आता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताओ। सीधा सी लिखा जाता है कि हेवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने वाले डिवाइस को एक्सप्लेन करो कंप्लीट, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी थ्योरी, उसका मैथमेटिकल, उसके यूजेस, उसके लिमिटेशंस और बहुत कुछ संबंध है उसके ऊपर, उसे भी डिस्कस करें। ठीक है, तो ये है साइक्लोट्रॉन बेटा, जो क्या काम आता है, एक्सेलरेट करने के काम आता है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, कह सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल इसकी, वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा इसका, वो कहता है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए, बहुत आसान टॉपिक है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव, इज made to move again and again in strong
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्वायर large amount of kinetic energy. Large amount of kinetic energy. क्योंकि तो वो मूव करेगा किसमें बेटा, अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, वो तो एक्सेलरेट होगा, मींस स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो क्या गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो कहता है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव अगेन एंड अगेन, बार बार एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेड में उसको छोड़ दिया जाए एक्सेलरेट होने के लिए, फ्री मूव करने के लिए, तो अपने आप चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, हमें उसको धक्का नहीं मारना है, अपने आप मूव करेगा, हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक या कुछ भी हम कुछ नहीं करें, बस हमें क्या करना है, हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करना है। बस किस तरह से अप्लाइड करना है वो डायग्राम में पता चलेगा आपको। ठीक है, तो किसी भी प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या अल्फा पार्टिकल को होगा एक बार में, या तो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करेंगे या न्यूट्रॉन को या अल्फा को। ऐसा नहीं है कि एक 4-5 सोर्स एक जगह रख दिए, सोर्स एक का ही हो, आइदर वो सोर्स अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा, आइदर सोर्स प्रोटॉन को करेगा, आइदर वो न्यूट्रॉन को करेगा, एक साथ एक, और ऐसा सोर्स भी होना चाहिए कि वो एक बार में एक ही पार्टिकल को एमिट करे, यानी कि एक साथ 4-5 एमिट कर दिए उसने, नहीं, एक बार में एक पार्टिकल ही क्या होगा वहां से एमिट होगा। ठीक है, ये उसे किसके अंदर, उसे कंडीशंस हैं। तो ये है प्रिंसिपल, कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको फ्रीली छोड़ते हैं, वो लगातार क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा और एक्सेलरेट होता रहेगा, और इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। क्लियर, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। फिर आता है इसका डायग्राम और फिर उसकी वर्किंग। अब इसका देखो डायग्राम क्या है। मैं डायग्राम बना देता हूं उसके ऊपर। तो बेटा देखो ये आपके सामने डायग्राम साइक्लोट्रॉन का, तो इसमें क्या क्या है, D1 और जो D2 है, D1 एंड D2 आर द मेटेलिक डीज एंड आर द होलो मेटेलिक डीज। ठीक है, यहां लिख भी देता है मैं, D1 और जो D2 है ना, वो क्या है, दोनों होलो मेटेलिक डीज। डीज मींस डी शेप में, वो दोनों कैसे रखी हुई, डायमेट्रिकली अपोजिट, और इसका डायमीटर इधर है, ये ऐसे है डी शेप में, और इसका डायमीटर ये हो गया, इसके इधर आ गया, तो दोनों आपस में कैसे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट है एंड बिल्कुल पास है। इनके बीच का जो गैप है, ये गैप ये बहुत ही कम गैप है। ठीक है, बिल्कुल दूसरे के अंदर टच भी नहीं है और दूसरे से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत कम गैप है इनके बीच में। तो दो डीज यहाँ पे रखी हुई है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। सेकेंड, दोनों होलो मेटेलिक डीज के साथ इस D1 और D2 के साथ एक ओसिलेटर है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेटर, जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। इस ओसिलेटर इस डीज के अंदर, ये साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी बात, डॉट डॉट जो मैंने ग्रीन पेन से दिखा रखे हैं, डॉट डॉट, ये डॉट क्या दिखा रहा है बेटा, यूनिफॉर्म आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो प्लेन है यानी कि जो डी है वो डी ऐसे रखी हुई है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर है। इसका मतलब डी के प्लेन से बाहर मींस परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। क्लियर, मींस प्लस जेड एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यही क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा घूम के, तो डिफ्लेक्ट होके इस एग्जिट से, ये एग्जिट किसका है, चार्ज पार्टिकल का बाहर जाने का रास्ता है। तो बाहर जाएगा, कब जाएगा, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, और वहां जाके आगे तो इसका क्या काम करना है, बोmbardment करवाना है, इम्प्लांट करवाना है। ठीक है, वो सब काम आगे इसके होंगे, जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा, एग्जिट हो यहाँ से। तो ये था इसका डायग्राम। ठीक है,
चलो, और दूसरी बात, ये सारे जो सिस्टम है ना, सारा सिस्टम डीज वगैरह, ऑसिलेटर, ये सब एक एवेक्यूएटेड मींस वैक्यूम फ्री स्पेस, मींस यहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स है उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो पार्टिकल घूमेगा वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अदर कोई फोर्सेस से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, मींस ए कंप्लीट आइसोलेट है। क्लियर? तो ये क्या है बेटा इसका डायग्राम जो आप बना लें। उसके बाद देखिए इसका वर्किंग एंड थ्योरी। देखो बेटा, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी मैं वर्किंग दिखाऊं करके आपको, वर्किंग एंड थ्योरी। और दूसरी बात, ये जो P है ना, P मींस पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जो यहाँ पे पार्टिकल जो सोर्स है उस सोर्स से बाहर एमिट होगा ये। ठीक है? तो वर्किंग एंड थ्योरी क्या है ये आप उसमें नोट्स में से नोट कर लेना। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, जब ये पार्टिकल इस सोर्स से यहां से क्या होगा, बाहर एमिट होगा। जैसे मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ चार्ज पार्टिकल जैसे यहाँ सोर्स से बाहर निकलेगा तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ऑसिलेटर है ये क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड अप्लाई करेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होंगे वो देखते हैं। शुरू में हम वो मान लेते हैं, लेट हम क्या कर लें, हम ये मान लेते हैं लेट D1 is at negative potential and D2 is at positive potential। शुरुआत में D1 को मान लिया हमने पॉजिटिव एंड D2 को मान लिया नेगेटिव। ये लिखना मत, ये सब उसमें लिख रखे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इनिशियल हमने क्या मान लिया, लेट D1 तो मान लिया पॉजिटिव पोटेंशियल और जो D2 मान लिया वो नेगेटिव पोटेंशियल पे, मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर इस पे नेगेटिव चार्ज और इधर इस पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, ये डीज कैसे है, होलो है, याद रखना डीज है होलो, और होलो मेटेलिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। यही कह सकते हैं इनसाइड जो इसका स्पेस होता है ना डीज का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगी, जीरो। ठीक है? चलो, उसका मतलब चलो आगे भाई, अब जो चार्जेस होंगे वो कहां होंगे, D1 पे पॉजिटिव आएगा, D2 पे नेगेटिव आएगा। तो D1 नेगेटिव मान बेटा, प्लीज ये नेगेटिव, तभी तो उधर जाएगा इसको पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये मत बनाना, इसको समझा रहा हूं मैं। मान लो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, इसके नेगेटिव चार्जेस हो गए और D2 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर? तो चार्जेस यहां तो नहीं होंगे, आउटर सरफेस पे होंगे। तो आउटर सरफेस पे यहां पे होंगे नेगेटिव चार्ज और यहां पे होंगे पॉजिटिव चार्ज, जो हमने शुरू में माना है। अब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये सभी को पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव किधर करेगा, नेगेटिव की तरफ। वो पार्टिकल किधर मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या किसमें था, रेस्ट में था, जिसकी स्पीड क्या थी, जीरो थी। लेकिन जैसे यहाँ पे ये ऑसिलेटर के कारण यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल हुआ, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आया, तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आया, मींस उसने स्पीड गेन की और वो गया, किधर गया, वो गया D1 में। इसका मतलब यहां से वो चार्ज पार्टिकल एमिट हुआ और किधर एक्सेलरेट हुआ कि नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले स्पीड जीरो है और उसके बाद उसने स्पीड कितनी गेन कर ली, v स्पीड गेन कर ली। तो यहां से वो इसके अंदर एंटर किया, ऐसे किस स्पीड से एंटर किया, v स्पीड से उसने एंटर किया। अब जैसे ही वो अंदर गया तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मींस अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं है, मींस अब वो कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, डॉट 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 डॉट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होगा यहाँ पे, उस मैग्नेटिक फील्ड का रोल देखो, जैसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको कि मैंने चार्ज पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है वो देखो, कोई बात नहीं, समझो उसको कि भाई ये पार्टिकल ऐसे एंटर किया v स्पीड से,
किसके अंदर एंट्री किया उसने, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये देखो पार्टिकल जाएगा कहां जाएगा, ये आइदर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, आइदर राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो किसी का रूल लगा सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दी बेटा और ये उसका मोशन है। तो उसके अंदर क्या बताया मैंने आपको, फादर मदर एंड चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन। तो इसका फोर्स किधर लगेगा, उधर पार्टिकल जाएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो गया बाहर, क्लियर। उसके बाद इसका मोशन का इस साइड, ये क्या होता है उसका मोशन, तो इसको तो बाहर रखना है आपके साइड और उसको ऐसे घुमा दो, क्लियर। तो ये उसका मोशन हो गया, ये फिंगर क्या हो गया, उसका मोशन दिखा दिया, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया। तो फोर्स का है नीचे, इसका मतलब ये पार्टिकल कैसे घूमेगा, ये जाएगा नीचे की साइड, ठीक है। और ये आपको पहले जो इसका लेक्चर था उसमें आपको समझा चुका हूं मैं, अगर सीधा डायरेक्ट आपको याद है तो, कि अगर पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, अगर पार्टिकल कैसे मूव करे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्वायर ओनली एंड ओनली सर्कुलर पाथ। वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ओनली एंड ओनली सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर में कैसे, आइदर क्लॉक आइदर एंटी क्लॉक। तो यहाँ पे अगर वो डाउनवर्ड गए तो क्लॉक घूम गए, और अगर क्या होता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती, यही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है ऐसे, तो ये पार्टिकल कहां जाता है ऊपर, ये एंटी क्लॉक घूम जाता है। तो अब ये पार्टिकल कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो मींस ये पार्टिकल v स्पीड से इसके अंदर एंटर किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है नहीं तो स्पीड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कभी पार्टिकल स्पीड गेन करता ही नहीं है। ये बात पिछले टॉपिक में थी कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल कभी स्पीड गेन नहीं करेगा, एक्सेलरेट जरूर होगा। एक्सेलरेट होने का मतलब यहाँ पे स्पीड गेन का मतलब नहीं है। एक्सेलरेट दो तरह से होता है, आइदर स्पीड के बढ़ने से, चेंज होने से, या फिर डायरेक्शन के भी चेंज होने से, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है जो किससे कारण आता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, जो कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी चेंज हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो भी चेंज हो जाएगी। तो उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सेलरेट तो कर रहा है, एक्सेलरेट कैसे कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज करके उसको सर्कुलर मोशन में घुमा के, ना कि स्पीड को बढ़ा के। मींस क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल यहां से डाउनवर्ड मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा और सर्कुलर पाथ कवर करके, अब यहां तो सेमी सर्कुलर होगा, कवर करके ऐसे, और वापस कहां पहुंचेगा, डीज के गैप में। क्लियर भाई। अब बात हम ये कर लेते हैं पहले कि जब वो v स्पीड से एंटर किया तो उसने कितनी रेडियस गेन की, वो पार्टिकल कितनी रेडियस से गेन, यानी कितना रेडियस गेन किया है उसने, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कितना रेडियस वो गेन करेगा, वो रेडियस हम निकालेंगे पहले। क्लियर। कितना टाइम वो लेगा वो निकालेंगे हम, कि कितना टाइम उसने लिया सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में, वो फाइंड करेंगे पहले। ठीक है। तो देखो भाई, तो सबसे पहले वही बात है, इस पार्टिकल पे क्या लगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है, दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा कितना है 90, किसमें, v में और b में, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल आएगा बेटा F इक्वल टू QVB फर्स्ट, और इसी पार्टिकल इसी फोर्स के कारण वो कैसे घुमा, सर्कुलर पाथ में घुमा। सर्कुलर पाथ में घुमा तो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv²r, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों का आपस में कंपेयर कर दें, कंपेयर करोगे तो QVB इज इक्वल टू mv²r, v से v हो गया कैंसिल, रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या था mv/bq। मैंने कहा था ना कि हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो जो पिछले वाला टॉपिक है वो से कि वैसे सारा सोल्व करेंगे। तो इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी, वो क्या होगी, r होगी। अगर वो v स्पीड से एंटर कर रहे हैं, 2v से होगा तो t हो जाती है इसमें। ठीक है। तो किसी पार्टिकल जो मास है वो चेंज नहीं होगा, चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, b है उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सब गिवन है।
तो रेडियस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। जितनी ज्यादा स्पीड से वो एंटर करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से एंटर करेगा उतनी बड़ी उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ। तो टाइम कितना होता है बेटा, टी, और स्मॉल टी मान लेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब सेमी सर्कुलर की डिस्टेंस कितनी, टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर। सेमी सर्कुलर की डिस्टेंस क्या होगी, पाई आर। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो टाइम कितनी हो जाएगी, पाई आर डिवाइड बाय वी, क्योंकि सेमी सर्कल है, आधा उसने किया है। ठीक है। मोशन तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन पाथ हुआ वो सेमी सर्कुलर हुआ। तो टाइम कितना होगा, पाई आर बाई वी। इस आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इतना टाइम लेगा वो सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में। तो कितना आ जाएगा बेटा, T इज इक्वल टू पाई आर की वैल्यू क्या है, एम वी डिवाइड बाई बी क्यू and divided by v, v से v cancel, तो time taken by the particle is equal to pi m divided by b q. This is equal to equation number 4. इतना टाइम लेगा वो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। ठीक है। और ये जो टाइम है, सेम वही बात है, इस टाइम को यानी ये टाइम जो है वो ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड एंड द रेडियस। ठीक है। तो ये टाइम आया। ठीक है भाई, आगे देखो क्या होगा। तो जैसे ये पार्टिकल अब ये सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके यहां पहुंचा, यानी जैसे इस डी के बाहर निकलेगा, डी के बाहर निकलेगा, दोनों डीज के बीच में गैप में आएगा, उसी टाइम पे क्या होगा, ये जो ऑसिलेटर है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। ये अल्टरनेटिंग है, ये अल्टरनेटिंग है। इसका सिंबल ये भी बना सकते थे, वो नहीं बसा, ऐसे बसा टेबल को मिल जाएगा ऐसे, अल्टरनेटिंग, यानी ये इससे लिया हुआ है, इससे। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होता है ना, जो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा फिर नेगेटिव में चलेगा। तो जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, तो हाफ साइकिल कंप्लीट होते ही अब किस में जाएगा, नेगेटिव में। मींस उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज। पोलैरिटी मींस उसके चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। जहां वो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव बन जाते हैं, और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो हम इसी में क्या कहेंगे बेटा, at this time in which particle complete its semicircular, at that time oscillator change its polarity। मीन्स ये भी कह सकते हैं इसी टाइम में ही ऑसिलेटर ने भी अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली। जितने टाइम में पार्टिकल ने हाफ साइकिल कंप्लीट की, उतने ही टाइम में ऑसिलेटर ने भी अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली। जब इस ऑसिलेटर ने अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली तो क्या हुआ, ऑसिलेटर हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो ये हो जाएंगे कि यहां हो जाएंगे हमारे पास कैसे बेटा, आपको ये बार बार नहीं बनाना है, आपको ये चार्ज नहीं दिखाना है, या आपको बस समझाना वर्किंग के लिए बस ओनली। तो अभी क्या होगा, D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा। तो जैसे ही डी से बाहर निकलेगा, ऑसिलेटर ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। मैं यहां बना के दिखा देता हूं कि यहां नेगेटिव पार्टिकल, यहां पॉजिटिव पार्टिकल, सॉरी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल भी इधर ही मूव कर रहा है ऐसे, v स्पीड से आ रहा है इसके अंदर। अभी जैसे बाहर निकलेगा यहां, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था हमने। अगर पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक्सेलरेट होगा कि नहीं, स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी। और उसी डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, ये कौन सकता है बेटा ऐसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे लगा दो, ऐसे लगा दो से।
अगर ये चार्ज पार्टिकल Q उधर ही जा रहा हो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज नहीं होगा, बल्कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका पाथ पैराबोलिक कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, लेकिन एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, पाथ उसका स्ट्रेट लाइन में रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, तो क्या हो बताओ अब वो क्या करेगा पार्टिकल, जैसे ही डीज के गैप में आएगा, अब वो यहां से जैसे ही मूव करेगा तो उसकी स्पीड और तेज बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और वो डीज के गैप में जो दो डीज का गैप है उनमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। ठीक है, लेकिन डीज का गैप बहुत कम है तो हमें नहीं दिखेगा, बस स्ट्रेट लाइन में है, वो सर्कुलर जैसा ही दिखेगा हमें। अब क्या होगा, अब वो जैसे यहां से इधर से यहां तक पहुंचा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ी ना। अब उसकी स्पीड बढ़ के मान लो v से कितनी होगी, 2v। अब वो d के अंदर एंटर कर गया, कौन से d में एंटर करेगा, d2 में। किस स्पीड से एंटर करेगा, 2v से। मैंने क्या माना है, वो सपोज किया है स्पीड चेंज की बस ओनली, हो सकता है कि ये 2v की बजाय कितना होता है, 1.5v होता है या कुछ और होता है, लेकिन स्पीड बढ़ेगी जरूर। वो डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे या रखोगे, अप्लाई करोगे, उतनी स्पीड वहां बढ़ेगी। तो अब क्या हुआ, D2 के नेगेटिव होने से अब वो चार्ज पार्टिकल ग्रेटर स्पीड से D2 में एंटर करेगा ऐसे। ठीक है, अब मान लो वो किस स्पीड से एंटर किया, उसने 2v स्पीड से एंटर किया। अब जो स्पीड बढ़ी तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R = mv डिवाइड बाय bq। अब उसका रेडियस बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। तो उसकी स्पीड रेडियस और बढ़ेगी, वो ग्रेटर रेडियस से घूम के आएगा, और उसके बाद वो यानी कि इस D2 में किस स्पीड से जाएगा, यहां से लेकर यहां तक स्पीड क्या रहेगी, 2v रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फिर जैसे ही उसने सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया, जैसे ही डीज के गैप में पहुंचेगा, फिर वही बात है सेम। जब पार्टिकल अपना सेमी सर्कुलर पाथ करने में जो टाइम लेगा पाई आर, ये जो पाई एन बाई बी क्यू, उतना टाइम कौन लेगा, ऑसिलेटर। ये फिर से अपने ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, तो इधर क्या हो जाएंगे नेगेटिव, इधर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। फिर से बता देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, D2, ये क्या है, D1। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी। अब इधर होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब चार्ज पार्टिकल भी किधर जा रहा है, इधर से। इसमें कितना स्पीड से आया था वो, 2v से। जैसे ही डीज के गैप में आएगा, पोलैरिटी चेंज होगी, तो अब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, उसके अंदर तो स्पीड बढ़ी नहीं। अब क्या करेगा वो, अब वो इसके अंदर यहाँ पे जैसे गैप में जाएगा, फिर से स्पीड बढ़ेगी उसकी। और स्पीड बढ़ेगा, मान लो किस स्पीड से एंटर किया उसने, इस D1 में 3v स्पीड से एंटर किया। अब जो स्पीड बढ़ी है तो उसकी रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पाथ होगा सर्कुलर, लेकिन उसकी रेडियस ग्रेटर होगी इस वाले से भी। अब वो और ज्यादा स्पीड से इसके अंदर एंटर करेगा, और उसकी रेडियस भी और बढ़ जाएगी। अब वो लगातार ऐसे घूमता रहेगा, और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। और ये टाइम ऐसा आएगा तो उसकी स्पीड एक तरह से पेरिफेरी पे पहुंच जाएगा, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, और वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्ट होके कहां निकल जाएगा बेटा, वो आ जाएगा उसे एग्जिट में, वो बाहर निकल जाएगा इससे। ठीक है, वो इस तरह से पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा कंप्लीट सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, तो ये इसके तरह से मेन वर्किंग है। क्या हुआ, हर बार जैसे ही वो, अब ये सब मिटा देना इसमें, आप ये डायग्राम आप कंप्लीट इसका बना लेना। ये डायग्राम बना लेना इसका। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पेन से दिखा रखा है, किसका मोशन है, किसका हम दिखा रखा है डायरेक्शन, ये दिखा रखी है पार्टिकल का
कैसे घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और ऐसे लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसकी रेडियस भी बढ़ती जाएगी, और लगातार स्पीड रेडियस बढ़ती जाएगी। जब वो पेरिफेरी पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा, और फिर उस डिफ्लेक्टिंग प्लेट से नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, उससे डिफ्लेक्ट होकर वो एग्जिट से बाहर निकल जाएगा। और फिर जो उसका वहां पे काम है कि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करना है कि कहाँ यूज करना है, हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ना बात क्या है कि अब इस पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, कंपेयर टू जो उसने स्टार्ट किया था। तुम्हें क्या समझ आ गया होगा? फिर से बता दो एक बार में, क्या थोड़ा सा एक बार, कि पार्टिकल जैसे यहां से क्या करेगा, उस सोर्स से बाहर निकलेगा, इस ऑसिलेटर के पोलैरिटी के कारण हमने शुरुआत माना भाई D1 नेगेटिव है, D2 पॉजिटिव है, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो पहले स्पीड 0 थी, फिर स्पीड उसकी बढ़ी, v स्पीड से एंटर किया, अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब उसको निकालेंगे भाई कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचा तो उसने कितना टाइम लिया सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। फिर जैसे वो डीज के गैप में पहुंचेगा, ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, जहां ये नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्पीड लगातार बढ़ेगी। फिर वो v से मान लो 2v स्पीड इसमें एंटर किया, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हर साइड प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का ओनली काम क्या है कि उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है यहाँ पे, उसको देखो मैग्नेटिक फील्ड का काम सर्कुलर पाथ में घुमाना और एक्सेलरेट भी करवाना है, लेकिन स्पीड बढ़ाना नहीं है उसका काम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, स्पीड बढ़ा के उसको क्या करवाना, एक्सेलरेट करवाना, ठीक है, उसका काम पाथ चेंज करना नहीं है। तो ये सब जो काम हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटर और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ है, कि कंप्लीट जो वर्किंग है उसी के कारण है, ठीक है। तो हमने क्या निकाले, सेमी सर्कुलर निकाल दिया था, सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने का टाइम पीरियड हम निकालेंगे, टोटल टाइम पीरियड कितना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो सब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बताओ भाई टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ। तो टाइम कितना आएगा t, दिस इज इक्वल टू 2, इसी तरह कह सकते हैं आप, ट्वाइस हो जाएगा इसका, सेमी सर्कुलर का t है तो टोटल का 2t हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम आएगा वो टाइम आ जाएगा 2 पाई m डिवाइड बाई v क्यूब, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम की रेसिप्रोकल, तो फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी बी क्यूब डिवाइड बाई 2 पाई m, ठीक है भाई, ये आ गया टाइम पीरियड, ये होगी फ्रीक्वेंसी। और अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी किस एनर्जी से वो बाहर जाएगा, कितनी एनर्जी होगी जब वो बाहर निकलेगा यहां से। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखें। तो ये समझ में आ रहा होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K maximum, this is equal to half m v square maximum, है ना। पर स्पीड मैक्सिमम होगी तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो स्पीड मैक्सिमम कितनी है वो हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन 5 होगी थी मेरे ख्याल से, जितनी भी होगी देख लेना उसमें आप, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब वो मैक्सिमम रेडियस गेन करेगा, है ना। तो मैक्सिमम रेडियस कितना है, पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या था, वी नो, रेडियस हम निकाल चुके थे mv by b क्यू, देखना पीछे r इक्वल टू था mv डिवाइड बाई b क्यू। तो यहां से v कितना होगा, v आ जाएगा b क्यू r और डिवाइड बाई m,
तो यहाँ v मैक्सिमम क्या बनेगा? सो v मैक्सिमम क्या होगा? ये तो क्या है, किसी भी स्पीड, कोई भी स्पीड कितनी होगी जब r रेडियस होगा, ठीक है, या r रेडियस कितनी होगी जब v स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड दी हो, रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस दिए तो स्पीड निकाल सकते हो। तो v मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड कब होगी? ना b चेंज, ना q चेंज, ना मास चेंज, जब r चेंज हो और r कितनी हो, मैक्सिमम हो। तो ये आ जाएगा b q r मैक्सिमम एंड डिवाइड बाय n। मैक्सिमम रेडियस गेन करेगा, मैक्सिमम स्पीड होगी। अब इस v मैक्सिमम की वैल्यू उठा के यहां रख दो इक्वेशन नंबर 6 में, प्रोटीन 6। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी, इसको आप कर लेना, पुट कर लेना, ये आ जाएगा b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर बनेगा ना, r स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2m, ठीक है, क्योंकि कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी। क्लियर बेटा? अच्छा जी, तो ये उसकी वर्किंग एंड थ्योरी होगी कंप्लीट। कोई डाउट नहीं है तक? चलो आगे नेक्स्ट। अब क्या है, मैं कुछ एक आपको बताता हूं उसके यूजेस और बताता हूं उसकी लिमिटेशंस, जो कि उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, कैसे एक्सेलरेट करता है, ये सभी। तो सबसे पहले बार एक बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की, फिर उसके बाद चलते हैं आपने रेजोनेंस कंडीशन क्या है और कैसे वो हेल्प करता है पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने में। रेजोनेंस कंडीशन एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस जहां पे नाम आ जाए तो वो सीधी सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी के बारे में है। किसका फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, कोई बोल सकते हो आप। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ना, सॉरी, चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम है ना भाई। जब इसने अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट की, उसी टाइम में पार्टिकल ने हाफ साइकिल कंप्लीट की, यानी टाइम उसने कंप्लीट उतना ही लिया जितना टाइम इसने लिया। जब टाइम दोनों का सेम है तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। मैंने बताया ना, इसकी आधी साइकिल कंप्लीट हुई उतने ही टाइम में जितने टाइम में उस पार्टिकल की कंप्लीट हुई, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल is equal to frequency of oscillator। इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अगर उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, फिर बता रहा बार बार क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूरी नहीं कि साइक्लोट्रॉन लिखा है, थोड़ा सा समझ के भी आ सकता है। तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, तो उसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। और आप देखोगे कि सारा जो रोल है पार्टिकल को घुमाने का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करने का, वो रेजोनेंस का ही तो है। अगर मान लो जब ये पार्टिकल यहां से घूम के सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके यहां पहुंच गया और उस टाइम इस ऑसिलेटर की हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुई होती, तो क्या ये पार्टिकल यहां से लेकर इसमें ग्रेटर स्पीड से एंटर करता? नहीं, वो पार्टिकल तो यहाँ, पार्टिकल तो आगे घूम के यहाँ आके रुक गया नहीं बात। अगर चेंज नहीं हुई तो यहाँ कौन सा था? नेगेटिव, यहाँ कौन सा है? पॉजिटिव। अब पार्टिकल पॉजिटिव तरफ तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हो? रुक जाएगा, वो घूमेगा ही नहीं। हो तो क्या स्पीड गेन की? नहीं गेन की। अब थोड़ी देर बाद उसने गेन क्या करेगा? पोलरिटी चेंज करेगा, फिर उसके बाद तो जीरो से स्टार्ट हुई ना, जीरो से फिर भी होगी। तो क्या बिना रेजोनेंस के ये पार्टिकल स्पीड गेन करता? क्या ये पार्टिकल कंटिन्यू मोशन करता? क्या कंटिन्यू मूव करता? क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करता? नहीं। तो सारा जो रोल है वो किसका रोल है? रेजोनेंस कंडीशन का रोल है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। क्लियर? दूसरी बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की है उसकी होगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो क्या बन जाएगी? उसको न्यू आर लिख देंगे हम। क्या थी बेटा हमारी? बी क्यू बाई 2 पाई एम बाई 2 पाई एम बाई बी टाइम पीरियड था। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी?
BQ divided by 2 pi. So this is a resonance condition and this is called resonance frequency. ठीक है, कह सकता है पता ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है और चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद रोल मैंने आपको बता दिया। सेकंड, अब इसके यूजेस क्या है, अब इस यूजेस पे आ जाओ। यूजेस क्या है, अब इस पार्टिकल का, हाई स्पीड पार्टिकल का पहला यूज तो ये है कि अगर हम क्या करें, इस पार्टिकल को ये कह सकते हैं हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस अनदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स। ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स यूज करते हैं और ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में, और वो सब जो होते हैं वो कहां होते हैं, वो सब होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। मेरे ख्याल से अपने 10th क्लास में या 9th क्लास में चेन रिएक्शन पढ़ी होंगी, ये आपको नोट कर लिया हो या नोट नहीं करना आपको तो समझ में आ गया होगा। बस देखो चेन रिएक्शन क्या है, याद होगा आपको कि जैसे एक यूरेनियम है, इस यूरेनियम से किसकी बॉम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन की, तो यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, एक न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हाई एनर्जी पार्टिकल था, ये हाई एनर्जी पार्टिकल ने क्या किया और हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकाले, फिर ये हाई एनर्जी पार्टिकल यहां से टकराएगा, फिर यहां से 3 निकलेंगे, तो ये सब ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक एनर्जी पार्टिकल अनदर एनर्जी पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, किसके अंदर सारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसका मतलब इसका मेनली जो यूज है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके अंदर काम आएगा। दूसरा डोपिंग, सेमीकंडक्टर टॉपिक पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर का टॉपिक, उसमें डोपिंग प्रोसेस में भी इसका यूज करते हैं। डोपिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम डोपेंट्स को इम्प्लांट करते हैं सॉलिड्स के अंदर। जैसे हमारे पास एन टाइप और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे बेटा, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट की जो इंप्योरिटी है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर क्या करेंगे, इम्प्लांट करते हैं, डालते हैं। अब इम्प्लांट ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के अंदर हमने नाइट्रोजन डाल दिया, ऐसे रख दिया तो उसके अंदर इम्प्लांट होकर चला गया, ऐसा नहीं जाएगा। उस सिलिकॉन के अंदर उसको हाई एनर्जी से उसको किसको, नाइट्रोजन को या फास्फोरस को या इंडियम को, बोरोन को, जो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट है उनकी इंप्योरिटी मिक्स करनी है 14th ग्रुप के अंदर। तो ऐसा नहीं कि बस चला गया और वो ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट ऐसा नहीं होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स में टकराएंगे तब वो इम्प्लांट होता है। ठीक है, और इस तरह से उन सॉलिड्स की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो इंप्रूव होती है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है जो कम होती है वो इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है कम होती है, लेकिन जो एन टाइप और पी टाइप बनेगा उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी, ज्यादा होगी। तो उसके इंप्रूवमेंट के लिए, सॉलिड के इंप्रूवमेंट के लिए हम डोपिंग प्रोसेस करते हैं। तो डोपिंग प्रोसेस में यूज होता है ना, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, तो उसके मेन यूजेस यही है। ठीक है, दूसरा इसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस देखो बेटा। पहले लिमिटेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आता भी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो ये भी है, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ए वेरी लाइट पार्टिकल। ध्यान सुनना, इट इज ए वेरी लाइट पार्टिकल, बहुत हल्का पार्टिकल होता है। जब बहुत हल्का पार्टिकल है इसका मतलब थोड़ी सी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करोगे तो बहुत ज्यादा स्पीड गेन करेगा। जब बहुत ज्यादा स्पीड गेन करेगा तो ये तो घूम के बहुत जल्दी आ जाएगा और ये ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर पाएगा। तो फिर वही बात आएगी ना, ये रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, बिना रेजोनेंस तो ये एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। तो क्या कहोगे आप, इट इज ए वेरी लाइट पार्टिकल, for a very small electric field it gain very large kinetic energy and which is uncontrollable, means उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बेटा, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन भी खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, दूसरा हम न्यूट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है QE sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है QE। तो चार्ज तो चाहिए ना,
तो चार्ज जीरो हो गया तो दोनों ही फोर्स क्या होंगे, जीरो। तो दोनों ही फोर्स जीरो होंगे, मींस तो ये न्यूटन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्ट होगा, तो न्यूटन को वेव्स के अंदर हम एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। तो लाइट पार्टिकल को कहते हैं, लाइट पार्टिकल क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि भाई वो बहुत ही हल्का हो गया तो बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेगा, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और अनकंट्रोल हो जाएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ही मसूल। ठीक है। और दूसरा अनचार्ज पार्टिकल को क्या नहीं कर सकता, एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये हुआ बेटा कंप्लीट साइक्लोट्रॉन। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता बेटा, इसको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इसको, और उसको नोट करते टाइम याद करते रहना, और अगर कोई भी डाउट नहीं हो फिर भी मेरे को बताना है बार। ठीक है। बाय बेटा, थैंक यू।